welcome in Pawan math classes. In last video I was discussing about the total probability. टोटल प्रोबेबिलिटी डिस्कस करने का हमारा एक ही इंटेंशन था कि आपके बेस थ्योरम का फाउंडेशन तैयार हो जाए। अगर बेस थ्योरम का फाउंडेशन तैयार है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको पता है, आप लोगों ने इतना तो और बच्चों से सुना होगा, सैम्पल पेपर्स देखे होंगे, तो उन सब से ये क्लियर है कि बेस थ्योरम से एक प्रॉब्लम 99.99% बोर्ड एग्ज़ाम में आना ही है। हम आपको हर कैटेगरी का प्रॉब्लम बेस थ्योरम का अटेम्प्ट कराएंगे। मतलब अगर आप इस पर मोस्ट प्रॉब्ली 2-3 वीडियो तो बनाएंगे। अगर आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे जो भी हम कराएंगे, तो बेस थ्योरम का प्रॉब्लम आपका एग्ज़ाम में 100% हो जाएगा। ये मिनिमम 3 मार्क्स का आएगा, मैक्सिमम 5 मार्क्स का आ सकता है। हमने अभी प्रॉब्लम लिख दिए हैं, बेस थ्योरम आपको नहीं बताई थी। अब हम आपको बेस थ्योरम बताने जा रहे हैं। बेस थ्योरम क्या है? लेट E1, E2 and En are an mutually exclusive and exhaustive events related to a random experiment। सेम स्टेटमेंट है, टोटल प्रोबेबिलिटी जैसा ही हमने वहाँ भी लिखा था। लेट E1, E2, En आर एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स रिलेटेड टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दो इवेंट्स एक साथ अगर नहीं हो सकती हैं, दैट इज़ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू 5। एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब है यहाँ पर सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम बन के बराबर होगा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे टोटल प्रोबेबिलिटी में। ए इज एन इवेंट विच occurs with E1 or E2 or En। ए एक कॉमन इवेंट है जो E1, E2, En किसी के साथ भी अकर होती है। देन बेस जी ने क्या बताया था आपको? देन प्रोबेबिलिटी ऑफ EI डिवाइडेड बाई A, दिस इज इक्वल टू probability of EI into probability of A divided by EI upon summation of probability of EI into probability of A upon EI, where I is equal to 1, 2, 3 till n। ये तो इन जनरल हमने लिखा है बेस थ्योरम का फार्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ EI मतलब कोई भी हमारी इवेंट है I, करेक्ट, उसके अकर EI अकर होने के चांसेस जब A ऑलरेडी अकर्ड हो चुकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन EI डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर EI, वेयर I इज इक्वल टू 1 to n। अब मतलब ये है यहाँ पर 2 एग्जॉस्टिव 1 कॉमन या 3 एग्जॉस्टिव एंड 1 कॉमन बेस्ड पर ही प्रॉब्लम मिलता है। ये जनरल स्टेटमेंट हमने लिख लिया है, तैयार कर लिया है। ये वैसे आपको पता है टोटल प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है, ये पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी है जिस केस के लिए हमें निकालना है। लेकिन अब हम इसको एक पर्टिकुलर केस में ले जाते हैं जो हमें बेसिकली करना है। एक्चुअली में हर प्रॉब्लम में हमारा एक ही पर्पज़ होगा, तो हम वही फार्मूला लिख रहे हैं। ये तो जनरल थ्योरम लिख दिया है मैंने बेस थ्योरम का। अब जनरल नहीं लिखते तो बच्चे के सामने एक प्रॉब्लम होती है, बहुत कम चांस होते हैं कि अगर मान लो 4 इवेंट का प्रॉब्लम आ जाए, 4 एग्जॉस्टिव इवेंट्स का, तो बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो जाता है।
इसलिए हमने लिख दिया। और वैसे भी जब हम किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो जनरल वे में ही इंट्रोड्यूस करना चाहिए, पर्टिकुलर केस तो बाद में है। और यहाँ हमें लगाना पर्टिकुलर, ये प्रूव इसका आएगा नहीं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो प्रूव हम कर नहीं रहे हैं। वैसे तो इसका प्रूफ भी बताना चाहिए था, बट एग्ज़ाम में कभी भी कोई भी प्रूफ नहीं आता है। अब बेसिकली आपके पास क्या होगा, E1 E2 एंड A, दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगी, एक कॉमन इवेंट होगी। ये पहला केस होगा। दूसरा केस होगा आपके पास E1 E2 एंड E3 एंड A, तीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगी, वन आपकी कॉमन इवेंट होगी। बस इसी दो कैटेगरी के प्रॉब्लम आपको मिलेंगे, या तो 2+1 केस होगा या 3+1 केस होगा। अब ये अगर 2+1 केस है तो आप कैसे टैकल करेंगे, क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने प्रॉब्लम से PE1 की वैल्यू निकाल के देनी है, PE2 की वैल्यू सर्च करके देनी है। ये आपको कैलकुलेट करनी है अपनी प्रॉब्लम से, मिल जाएगी। डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ AY/E1 आपको कैलकुलेट करके देना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ AY/E2 भी कैलकुलेट करके देना है। यहाँ आप एक बहुत अच्छे से बात ध्यान रखेंगे, AY/E1 या AY/E2 कैलकुलेट करने के लिए इसके मीनिंग पर जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं सोचेंगे। अगर इसका मीनिंग आपने कंफर्म कर लिया तो आपका AY/E1 एंड AY/E2 कैलकुलेट हो जाएगा। अभी करेंगे, प्रॉब्लम तो सामने लिखे हुए हैं। एंड यहाँ इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम अगर करेंगे आप, तो इनका सम पक्का 1 के बराबर आएगा, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। ये चार चीज़ें आपको अपनी प्रॉब्लम से निकालनी होंगी। रिक्वायर्ड क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ओवर A पूछेगा आपसे, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ओवर A पूछेगा। चार चीज़ें आपको प्रोवाइड करेगा और दो आपसे जानना चाहेगा। अब इसका फार्मूला, अब हम पर्टिकुलर केस लेके चलते हैं। अगर इसने मान लो E1 अपॉन A पूछा है तो आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ AY/E1 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AY/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AY/E2 करेंगे आप। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AY/E1 अपॉन E1 AY/E1 एंड E2 इंटू AY/E2। ये जनरल फार्मूले से हमने पर्टिकुलर मेथड बना दिया। अब सपोज़ आपसे ये पूछना चाहे कि यहाँ पर वो E2 अपॉन A आपसे पूछ ले, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, यही रहेगा, टोटल प्रोबेबिलिटी है। बट यहाँ थोड़ा सा आप चेंज कर देंगे, इसे E2 कर देंगे और इसे E2 कर देंगे। तो जो भी पूछता है वो केस आपको न्यूमरेटर में ले जाना है, टोटल प्रोबेबिलिटी आपको डिनोमिनेटर में देनी है। तो ये रहेगा 2+1 का केस, 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स एंड 1 इज कॉमन इवेंट विच कैन अकर विद E1 और E2। अब 3, अगर 3+1 का केस है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। 3+1 का केस अगर आता है तो इसके भी सॉल्व करने का बिल्कुल ऐसा ही तरीका है। अभी इसमें आपको 4 इन्फॉर्मेशन इसने प्रोवाइड की थी और 2 आपसे पूछी थी। अगर 3+1 का केस होगा तो ये 6 प्रोबेबिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कर देगा। 6 प्रोबेबिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करके कोई सी भी आपसे 3 प्रोबेबिलिटीज़ पूछेगा। बहुत ही पेट प्रॉब्लम होता है, अगर थोड़ा समझ में आ जाए तो बड़े आराम से हो जाता है, एग्ज़ाम में कहीं कोई समस्या नहीं आती है। यहाँ क्या करेंगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आप लिखेंगे। पहले आप इसमें क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आप लिख के देंगे, यह मिल जाएगी आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आप लिख के देंगे, ये भी मिल जाएगी। एंड प्रोबेबिलिटी आपको E3 लिख के देना है, ये भी मिल जाएगी। ये तीनों पहचान भी कर लेंगे, सही है गलत है। तीनों का सम 1 के बराबर आएगा।
इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ AY-E1 आप कैलकुलेट करेंगे, ये भी मिलेगी प्रॉब्लम से। प्रोबेबिलिटी ऑफ AY-E2 ये भी मिलेगी आपको प्रॉब्लम से। प्रोबेबिलिटी ऑफ AY-E3 ये भी मिलेगी आपको प्रॉब्लम से। कहीं कोई समस्या नहीं होनी है। इनका सम 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट इनका सम पक्का 1 आएगा, E1, E2, E3 का। रिक्वायर्ड क्या होगा इसके अंदर? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन A पूछ सकता है, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन A पूछ सकता है, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 अपॉन A पूछ सकता है। ये आपके रिक्वायर्ड होंगे। करेक्ट। फार्मूला जैसे आपने 2 के लिए लगाया था वैसे ही यहाँ, जैसे E1 अपॉन A है तो ऊपर आपका पर्टिकुलर केस E1 AY-E1 डिवाइडेड बाई आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू AY-E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ AY-E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू AY-E3। बस इसमें एक पोर्शन ये और ऐड हो जाएगा। जैसे 2 वाले में क्या था, टोटल प्रोबेबिलिटी में केवल 2 ही आए थे, यहाँ पर आपके पास 3 आ जाएंगे। ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। अगर आपको टोटल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आता है तो बस पर्टिकुलर डिवाइड बाय टोटल हमेशा ध्यान रखिए, कहीं कोई कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं। अब मान लो ये E2 वाला पोर्शन पूछ देता है, E2 अपॉन A, तो बस थोड़ा सा चेंज, टोटल में तो कोई चेंज ही नहीं, यहाँ E2 कर देंगे। सपोज ये E3/A पूछ देता है तो आप यहाँ क्या करेंगे, ये जो 2 लिखे हुए हैं इन दोनों पर 3 कर देंगे। डिनोमिनेटर में तो आपका टोटल प्रोबेबिलिटी ही रहेगा। तो ये रहेगा हमारा पर्टिकुलर फार्मूला फॉर बेस थ्योरम। या तो 2+1 वाला क्वेश्चन होगा, अदरवाइज 3+1 वाला प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इनको हम कैसे टैकल करेंगे यही देखते हैं। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आएगी कि ये बेस थ्योरम का प्रॉब्लम कैसे है। टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस में थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज्ड होता है, तो इसके लिए हम एक आपको छोटा सा ट्रिक बताते हैं। इट इज फाउंड टू बी, अगर किसी भी प्रॉब्लम में ये सेंटेंस लिखा मिल जाता है या इसका मीनिंग आ जाता है, इट इज़ फाउंड टू बी, या तो ये लिखा मिलता है या इसका मीनिंग आता है, तो आप ये समझ जाना ये प्रॉब्लम बेस थ्योरम का ही है। इट इज़ फाउंड टू बी या तो क्लियर कट लिखा मिलेगा आपको, अदरवाइज आपको इसका मीनिंग लग रहा होगा कि किस तरीके से हम प्रॉब्लम में ये दिया होगा। मतलब कभी कभी डायरेक्ट हमने लिखा हुआ है, प्रॉब्लम ऐसे ही लिखा हुआ है, अभी हम ये डिस्कस करेंगे आपके साथ। और E1 E2 A को पहचानने का भी तरीका आपको बताएंगे, बस ध्यान से आपको समझना है। 1-2 प्रॉब्लम में थोड़ी सी समस्या आएगी, फिर आप धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस बनाएंगे तो ये सारे क्वेश्चंस होते चले जाएंगे। बाकी प्रोबेबिलिटी से भी इजी नज़र आएगा आपको बेस थ्योरम, कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आपको। पहला प्रॉब्लम आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। क्या है, देयर आर 2 बॉक्सेस 1 and 2, 2 बॉक्स हैं 1 and 2। बॉक्स 1 कंटेंस 3 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल। पहले बॉक्स में 3 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल है। बॉक्स सेकेंड कंटेंस, जो हमारा सेकेंड बॉक्स है उसके अंदर क्या है, 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल नहीं, वन ऑफ द 2 बॉक्सेस इज सेलेक्टेड, वन ऑफ द 2 बॉक्सेस, 2 में से कोई एक बॉक्स सेलेक्ट किया गया है, एंड ए बॉल ड्रॉन एट रैंडम, और उसके बाद एक बॉल एट रैंडम ड्रॉ की गई है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, हाँ, द बॉल ड्रॉन फाउंड टू बी, यहाँ देखो आ गया ना लिखा हुआ, फाउंड टू बी रेड, जो ड्रॉ की गई बॉल है वो रेड पाई गई है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज़ कमिंग फ्रॉम बॉक्स 1, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बॉल हमारी बॉक्स कहाँ से आ रही है, फर्स्ट से आ रही है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, इस पर थोड़ा समय लगाएंगे पहले क्वेश्चन पर। देखो बॉक्स 1 आपने लिख दिया, 3 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल है, ये बॉक्स 1 दे दिया। दूसरे में आपने क्या किया, 5 रेड एंड
5 ब्लैक बॉल्स हैं। ये आपका सेकेंड बैग है। इन दो में से कोई भी एक बॉक्स सेलेक्ट किया गया, उसके बाद उसमें से बॉल निकाली गई, चाहे ये हो चाहे ये हो। यहाँ से भी बॉल निकाली गई, यहाँ से निकाली गई, आपको रेड ही पाई गई है। क्या चांसेस हैं कि ये रेड बॉल पहले बॉक्स से आई है? अगर आपको ये क्लियर हो जाता है, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, तो लास्ट लाइन को अच्छे से पढ़ लीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज कमिंग फ्रॉम बॉक्स सेकेंड। यहाँ से जो एग्जॉस्टिव इवेंट है वो एक आपको मिल जाएगी। वॉल इज कमिंग फ्रॉम बॉक्स फर्स्ट, बॉक्स पहले से वॉल आ रही है। इसका मतलब क्या है कि हमने बॉक्स फर्स्ट सेलेक्ट किया है, इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आप E1 क्या लिख देंगे? E1 आप लिखेंगे सेलेक्टिंग दी बैग वन, या बैग वन इज सेलेक्टिंग, बैग फर्स्ट इज सेलेक्टिंग। अब इसका काउंटर पार्ट तो आप ढूंढ ही लेंगे। E2 भाई दो ही चीज़ें हैं, या तो बैग वन आएगा या बैग टू आएगा। बैग सेकेंड इज सेलेक्टिंग। ए क्या होगा? जो कॉमन इवेंट हो रही होगी यहाँ दोनों के साथ क्या हो सकता है? बैग वन से भी रेड बॉल आ सकती है, बैग टू से भी रेड बॉल आ सकती है। तो ए इवेंट है गेटिंग रेड बॉल, ये है गेटिंग रेड बॉल, ये आपकी हो जाएगी ए इवेंट। ठीक है, तो E1 E2 एंड ए हो गई। अब आपको देना है PE1 कितना होगा, PE2 कितना होगा। ये चार चीज़ें तो आपको बतानी ही पड़ेंगी। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ AY-E1 कितना होगा, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ AY-E2 कितना होगा। दो बॉक्स हैं, दो बॉक्स में से पहला बॉक्स सेलेक्ट करने के चांसेस क्या हैं आपको क्लियर कट पता है। दो में से एक बैग को सेलेक्ट करने के चांस 1/2 ही रहेंगे। दो बैग हैं, चाहे ये लो चाहे ये लो, दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, फेवर में एक है, तो 1/2। और आप चेक भी कर सकते हैं कि E1 E2 करेक्ट है या नहीं है। अगर आपने दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम किया तो ये 1 आना चाहिए था। हाफ प्लस हाफ, इट इज़ कमिंग 1। A/E1, please come on the meaning. A/E1, getting a red ball when bag 1 is selected. Getting a red ball when bag 1 is selected. रेड बॉल लाना जब बैग एक सेलेक्ट किया गया है, मतलब बैग 1 में से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या कहलाएगी? A/E1। तो ये प्रोबेबिलिटी आपको दिख रही है, कितनी है? 3/9 है। 3 रेड हैं, 6 ब्लैक हैं, टोटल 9 हो गई, तो 3/9 है। दोबारा A/E2 कैसे निकालेंगे? A/E2 फिर मीनिंग पे जाइए आप, ध्यान दीजिए। यहाँ पर जितना मीनिंग क्लियर कर लेंगे उतना यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगा। गेटिंग ए रेड बॉल वेन एवर बैग सेकेंड वॉज सेलेक्टेड, तो बैग सेकेंड में 5 रेड एंड 5 ब्लैक हैं, तो इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा? 5/10। ये आपने कैलकुलेट कर दिया। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दिस इज इक्वल टू, यहाँ ए तो पक्का हो गई, रेड बॉल तो पाई गई है, निकल गई। कहाँ से पूछ रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज कमिंग फ्रॉम बैग 1, मतलब E1/A पूछा है। मैन आपका ये इंफॉर्मेशन को ही लिखना है। अगर ये आपने लिख लिया तो फिर प्रॉब्लम तो हो जाएगा। सबसे पहले आपको देखना है कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया है, लास्ट लाइन पर आप फोकस कीजिए। प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज़ कमिंग फ्रॉम बॉक्स 1, बॉल बॉक्स 1 से आ रही है, तो एक इवेंट आपकी यहाँ से एग्जॉस्टिव मिल जाएगी। बैग 1 इज सेलेक्टिंग, या वॉल इज़ कमिंग फ्रॉम द बैग 1, ये आ जाएगा। ऐसे ही वॉल इज़ कमिंग फ्रॉम द बैग सेकेंड, या बैग सेकेंड इज सेलेक्टिंग। ए कॉमन क्या पाया गया है? इट इज़ फाउंड टू बी रेड, दोनों में ही हो सकता है, तो आपने लिख दिया गेटिंग रेड बॉल। PE1 हाफ, PE2 हाफ, दो में से एक को सेलेक्ट करना है दो बैग में से भाई। A/E1 ध्यान देना है, गेटिंग ए रेड व्हेन बैग 1 इज सेलेक्टेड, गेटिंग ए रेड व्हेन बैग 2 इज सेलेक्टेड। अब ये रिक्वायर्ड है भैया, इसके लिए फार्मूला सिंपल सी बात है, टोटल में सिखाया था मैंने। इन दोनों का प्रोडक्ट करके सम कर दो, ये तो लिख दो अपॉन में P/E1 इंटू P/A/E1 प्लस
P ऑफ E2 इंटू ए बाई E2, ये तो आपका यहाँ आ गया। चाहिए E1 तो पर्टिकुलर केस ऊपर भेज दो, ये वाला E1 वाला, E1 इंटू पी ऑफ ए बाई E1, ये फार्मूला हो गया। वैल्यू डाल दीजिए, ये हाफ है इंटू 3/9 डिवाइडेड बाई हाफ इंटू 3/9 प्लस हाफ इंटू में 5/10। देखो ये हाफ तो आराम से कट जाएगा। यहाँ आपने लिखा 3/9, अभी हम सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं ना, काम हो जाएगा अपना। यहाँ से यहाँ एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 90, तो पहले जाएगा 10, 30 आ जाएगा भाई, प्लस दूसरी बार कितना जाएगा 45, एम आई राइट। 10 इंटू 3 30, 9 इंटू 5 45, 9 से ये कट भी कर दो, 9 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा ये 10, तो 10 इंटू 3, आंसर इसका होगा 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 75। ये तो 3 से भी कट रहा है, 3 से कटेगा तो कितना आएगा 25, इवन 5 से भी कट रहा है तो ये आ रहा है 2/5। सो योर आंसर इज 2/5। रिक्वायर्ड आंसर 2/5 है। 50% नंबर, 50 क्या 70% नंबर आपको यहाँ से मिल जाते हैं। और बाकी का काम ये है, फार्मूला लिखोगे तो इसका पक्का आधा नंबर मिलेगा। अगर बाई चांस ये मिस्टेक हो जाती है तो, अगर ये मिस्टेक नहीं होती है तो फार्मूला लिखो या ना लिखो, डजेंट मैटर दैट, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम क्लियर हो गया। अब सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। धीरे धीरे एक दो क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ में आने लगेगा कि E1, E2 एंड A को हम किस तरीके से डिसाइड करते हैं। अगर E1, E2 और A का सही डिसीज़न ले लिया आपने, सही डिसाइड कर लिया कि E1 क्या होगा, E2 क्या होगा और A क्या होगा, तो बेस इज़ नथिंग, इट्स ए वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, ए लेटर इज़ नॉन टू हैव कम फ्रॉम टाटा नगर और कोलकाता। एक लेटर आ रहा है भाई, किसी के फ्रेंड ने भेजा हुआ है, या तो वो टाटा नगर से आ रहा है, अदरवाइज कोलकाता से आ रहा है। ऑन द एनवेलप ओनली 2 consecutive लेटर्स TAR विजिबल, मतलब बारिश आरिश हो गई है, पोस्टल डिपार्टमेंट काम ठीक से नहीं कर रहा है, एनवेलप भीग गया है, एनवेलप भीग गया है तो बाकी सारे लेटर्स नहीं दिख रहे हैं, केवल 2 लगातार आने वाले, कॉन्सिक्यूटिव मीन्स कॉन्टीन्यूसली आने वाले TA दिख रहे हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर इज़ कमिंग फ्रॉम कोलकाता। आपको निकाल के देना है कि ये लेटर कोलकाता से आ रहा है। तो सबसे पहले डिसाइड करो कि ये प्रॉब्लम बेस थ्योरम का है या टोटल प्रोबेबिलिटी का है। देखिए जी, ये क्या कहता है आपसे यहाँ पर, 2 ऑन द एनवेलप ओनली 2 लेटर्स आर विजिबल, TA मतलब इट इज़ फाउंड दैट व्हेन हमारा एनवेलप ख़राब भी हो गया तब भी 2 लेटर विजिबल हैं, एंड प्रोबेबिलिटी दैट लेटर इज़ कमिंग फ्रॉम कोलकाता। तो यहाँ पर 2 लेटर्स आर विजिबल, ये इवेंट अकर हो चुकी है, कॉमन इवेंट है, दोनों के साथ हो सकती है। टाटा नगर में भी TA आ रहा है एंड कोलकाता में भी आपका TA आ रहा है, किसी से भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर इज़ कमिंग फ्रॉम कोलकाता। एक तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट मिल गई आपको, लेटर इज़ कमिंग फ्रॉम कोलकाता, दूसरी क्या हो जाएगी, लेटर इज़ कमिंग फ्रॉम टाटा नगर, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन में अपना E1, E2 कैसे डिसाइड करेंगे। E1 मीन्स लेटर इज कमिंग फ्रॉम टाटा नगर, टाटा नगर से आ रहा है। E2 मीन्स लेटर इज कमिंग फ्रॉम कोलकाता। स्पेलिंग जो दी है वही लिखेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप E1 को टाटा नगर दें, E2 को कोलकाता दें, आप चेंज कर सकते हैं। E1 को दे दें लेटर इज़ कमिंग फ्रॉम कोलकाता एंड E2 को आप लिख सकते हैं लेटर इज़ कमिंग फ्रॉम टाटा नगर, बट ये A नहीं चेंज होगी। A क्या है, 2 लेटर्स TAR विजिबल। दो लेटर आपको दिख रहे हैं, आप प्रोबेबिलिटी निकालनी है। PE1 कितनी होगी, PE2 कितनी होगी,
प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 कितनी होगी एंड A/E2। अगर इवेंट डिसाइड कर ली है तो फिर ये 4 प्रोबेबिलिटी निकालनी है। भाई 2 प्लेस से लेटर आ सकता है, या तो टाटा नगर से आ सकता है या कोलकाता से आ सकता है, तो टोटल पॉसिबिलिटी 2 हैं। फेवर में क्या है, ओनली 1 है, टाटा नगर वाला अगर है तो ये 1/2 आ जाएगा। दूसरा भी फेवर में क्या है, 1/2। अब A/E1 लेटर इज कमिंग फ्रॉम टाटा नगर, यहाँ से देन TAR विजिएबल, मतलब TAR विजिएबल व्हेन लेटर इज कमिंग फ्रॉम टाटा नगर। TA दिख रहा है कब, जब लेटर टाटा नगर से आया। तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। टाटा नगर से क्या क्या बन सकते हैं, तो ये रफ वर्क है। TA बन सकता है, TA के बाद AT बन सकता है, फिर TA बन सकता है, फिर आपका AN बन सकता है, फिर आपका NA बन सकता है, AG बन सकता है, GA बन सकता है एंड AR बन सकता है। भाई सबसे पहले TA की पॉसिबिलिटी है, फिर AT की है, फिर TA की है, फिर AN की है, NA की है, AG की है, GA की है एंड AR की है। तो पहले मैंने लिखा TA, TA के बाद AT, AT के बाद फिर TA, TA के बाद AN, AN के बाद NA, फिर AG, AG के बाद GA एंड GA के बाद AR। अब फेवर में कितने हैं, 1 एंड 2, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/8। अब कोलकाता में देखो क्या क्या हो सकता है, KO हो सकता है, OL हो सकता है, LK हो सकता था, KA हो सकता है, KA के बाद AT हो सकता है और AT के बाद TA हो सकता है। फेवर में तो एक ही है, चेक कर लो कोई छूट ना जाए। KO, OL, OL के बाद LK, LK के बाद KA, KA के बाद AT एंड AT के बाद TA। वो लास्ट बार AK मत लिख देना है, वो कॉन्सिक्यूटिव नहीं है। नहीं, यहाँ पर भी आप ये TR लिख दें, ये कॉन्सिक्यूटिव नहीं बनेंगे। तो यहाँ फेवर में 1 है, टोटल 1 2 3 4 5 6, तो ये है प्रोबेबिलिटी 1/6। आप चाहते हैं तो यहाँ बराबर तो है नहीं सेम, आप यहाँ 1/4 भी लिख सकते हैं। ये आपकी हो गई। अब आपकी बारी आती है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की। ये हटा दें, रफ वर्क है, साइड में जो आप कॉलम बनाते हैं वहाँ पर ये कर लें। एग्जामिनर को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि बच्चे ने सही से काम किया, गलती होने के चांसेस भी नहीं है। फिर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी A तो पक्का आकर हो गई, TAR विजिएबल कब, लेटर इज कमिंग फ्रॉम कोलकाता। ये आपने E2 माना है तो E2/A। फार्मूला लिख दीजिए, टोटल प्रोबेबिलिटी दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। पर्टिकुलर केस क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। भाई कैलकुलेशन की बारी है। 1/2 इंटू कितना, 1/6। भाई ये रहेगा ना E2 वाला, यहाँ 1/2 इंटू 1/4 प्लस 1/2 इंटू 1/6। आप अगर चाहे तो 1/2 कॉमन लेके काट सकते हैं, तो ये रह जाएगा 1/6 अपॉन में 1/4 प्लस 1/6। ये 1/6 एलसीएम कितना हो गया, 12, यहाँ 3 एंड यहाँ 2, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 12 अपॉन में 6 इंटू 5, 6 से कट किया 2, इसका आंसर आ जाएगा 2/5। 2/5 के बराबर आंसर आ गया सेकंड प्रॉब्लम का। आई थिंक क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो आपने E1 पकड़ने की कोशिश की, E2 पकड़ने की कोशिश की। इसके लिए लास्ट वाली लाइन है, लेटर इज़ कमिंग फ्रॉम कोलकाता, एक तो दिया हुआ है, दूसरा क्या हो सकता है, लेटर इज़ कमिंग फ्रॉम टाटा नगर। जो अकर हो चुका है वो कॉमन इवेंट है, जो दोनों के साथ अगर हो रहा है, हो चुका है, तो क्या है, TAR विजिएबल। तो वो लिख दिया था मैंने 2 लेटर्स TAR विजिएबल, करेक्ट। अब आते हैं हम लास्ट प्रॉब्लम पर। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, मतलब थोड़ा सा हमने हॉर्स कैटेगरी का प्रॉब्लम आपको दे दिया है, सोचने के लिए, मजबूर करने के लिए। बीच बीच में अच्छे प्रॉब्लम डालने होंगे। ये आपका आई थिंक 15th या 16 बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ था। एक हमारा बहुत अच्छा स्टूडेंट था एंड
उस बच्चे से ये प्रॉब्लम थोड़ा सा गलत हो गया। जैसे ही वो एग्ज़ाम से निकल के बाहर आया, आई थिंक उस बच्चे के मार्क्स भी बोर्ड एग्ज़ाम में उस समय 100 का पेपर होता था, 96 या 97 के आसपास थे। ये क्वेश्चन 4 नंबर का शायद पूछा गया था, तो इसका ही उसका मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम गलत हुआ था। एफर्ट तो किए थे बच्चे ने, लेकिन वो बात सही नहीं बना पाया। 96 ही थे आई थिंक। प्रॉब्लम में वो ये E1 एंड E2 के बारे में ही परेशान हो गया कि इसमें E1 एंड E2 क्या होंगे। फर्स्ट टाइम ही प्रॉब्लम ये पूछा गया था, एंड दैट टाइम ये तो NCERT में तो नहीं है, एंड इवन RD शर्मा की बुक में भी नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन। उसके नेक्स्ट ईयर ही RD ने अपनी बुक में ये ऐड कर दिया था। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, RD को ही रेफ़र करते हैं, टुगेदर विद मैथ वगैरह को बच्चे कम ही करते हैं। टुगेदर में भी नहीं था, कभी कभी तो एक्सपेरिमेंट कर देते हैं ये लोग। प्रॉब्लम है, ए बैग कंटेंस 4 बॉल्स, एक बैग में 4 बॉल्स हैं। अब कैसी हैं इन्होंने नहीं बताई हैं। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 बॉल्स निकाली हैं, एंड फाउंड टू बी वाइट, 2 बॉल निकाली हैं और दोनों की दोनों क्या हैं, वाइट पाई गई हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल वॉल्स इन बैग आर वाइट, बैग में सभी की सभी वाइट वॉल्स हैं, ये प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखो फाउंड टू बी वर्ड मिल गया आपको। जैसे ही फाउंड टू बी वर्ड मिला है तो ये तो आपका कंफर्म हो चुका है कि प्रॉब्लम बेस थ्योरम से ही आ रहा है। प्रॉब्लम आपका बेस थ्योरम से ही है कि फाउंड टू बी यहाँ दे दिया ना इसने, ये लाइन, तो यहाँ से बहुत कुछ क्लियर है। और लास्ट में क्या कहता है, ऑल वॉल्स आर वाइट, बैग में सभी वॉल वाइट है। तो थोड़ा सा बच्चे को यहाँ अकल लगानी थी, अपना E1, E2 एंड E3 कैसे लिखता। भाई 2 निकाली हैं तो कम से कम 2 तो वाइट है ही हैं, तो यहाँ लिख देता बच्चा बैग कंटेंस 2 वाइट वॉल्स। E2 लिखता बैग कंटेंस 3 वाइट वॉल्स। और भाई ये चाहता है चारों की चारों हैं तो 4 वाइट वॉल्स। ये डायरेक्ट नहीं था, यहीं पर बच्चा कंफ्यूज हुए हैं। एंड ए तो क्लियर है, गेटिंग 2 वाइट वॉल्स, गेटिंग 2 वाइट वॉल्स, ये अपना ए है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 देखना है मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 देखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 देखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 देखना है भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 देखना है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3 देखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E2, E3 कैसे लिखेंगे भाई। 3 पॉसिबिलिटी हैं, या तो बैग में 2 वाइट हैं, 2 अदर हैं, 3 वाइट हैं, तीसरी वाली लास्ट के बारे में पता नहीं है, चारों हैं। तो 3 पॉसिबिलिटी में पहली पॉसिबिलिटी ट्रू होने के चांसेस क्या हो सकते हैं, 1/3 तो हो सकते हैं। तो ये बच्चे को लिखना था 1/3, यहाँ भी लिखना था 1/3, और यहाँ भी लिखना था 1/3। 3 पॉसिबिलिटी हैं, एक अकर होने के चांस 1/3 है। A बाई E1 getting 2 white when bag is having 2 white and 2 नॉन वाइट। मतलब ये यहाँ पर समझा रहा हूँ मैं आपको, 2 वाइट हैं एंड 2 नॉन वाइट हैं, ये है पॉसिबिलिटी। और यहाँ से 2 वाइट निकालनी है आपको। तो भाई क्या होगा, फेवर में तो 2 हैं, 2C2, टोटल 4 हैं, 4C2, काम ख़त्म हो गया। अगली बार में क्या कहता है, A बाई E2 गेटिंग 2 वाइट व्हेन बैग इज हैविंग 3 वाइट। अब की बार बैग में क्या है, 3 वाइट हैं, और एक आपकी हो जाएगी नॉन वाइट। तो भैया यहाँ कितनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, 3C2 अपॉन में 4C2। भाई फेवरेबली तो चेंज होगा, टोटल में तो चेंज होना ही नहीं। अब की बार क्या है, इसमें 4 की 4 वाइट हैं, ये 0 हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4C2 अपॉन 4C2। भाई ये तो कैलकुलेट हो गई 1। ये 2 कैलकुलेट करनी है तो कैलकुलेट कर देते हैं। 2C2 की वैल्यू तो 1 ही होगी, अपॉन में 4 × 3, 2 × 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2/6 कर सकते हैं, अदरवाइज 1/3 भी कह सकते हैं। ये कितना होगा, 3C2, 3 × 2, 2 1 तो कट जाएगा,
4 इंटू 3, तो ये भी आपका 1/2, ये 1/2 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1/3 आ गया। तो जो आपको A/E1, A/E2 एंड A/E3 निकालनी थी वो आपने कैलकुलेट कर दी। यहाँ कॉम्बिनेशन लगाना ज़्यादा इजी है, वैसे थोड़ा सा टेक्निकल काम हो जाएगा। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दे देते हैं। ऑल वॉल्स आर वाइट, E3/A पूछा है। फार्मूला आपको पता है क्या होगा यहाँ पर, पर्टिकुलर E3 सॉरी, एंड टोटल में क्या आएगा, E1 इंटू A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 A/E2 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू A/E3। सब कुछ आपके पास है, वैल्यूज़ डाल दीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। तो ये थर्ड है। अब एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। तो ये तीनों ही क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए, बेस थ्योरम भी क्लियर होनी चाहिए। ओके बेटा। यस बेटा, दो क्वेश्चन और देखते हैं आज। सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई, इफ सी गेट्स 1 और 2 सी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स। एक लड़की है, अगर उसने डाई फेंका है, डाई फेंकने पर 1 या 2 आता है तो वो कॉइन को 3 बार टॉस करती है। नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, और ये देखती है कितने हेड आए हैं। इफ़ सी गेट 3, 4, 5 और 6, अगर बाकी के आउटकम 3, 4, 5, 6 में कुछ आता है, सी टॉसेस अ कॉइन वंस, कॉइन को एक ही बार फेंकती है। नोट्स वेदर ए हेड और टेल। If she obtained exactly 1 head, then what is the probability that she threw 3, 4, 5, 6? बेस थ्योरम क्यों है? मतलब it is found to be she is getting 1 head, मतलब आ रहा मीनिंग यहाँ से। What is the probability that she threw 3, 4 और 5 और 6? वो 3, 4, 5, 6 फेंकती है, एक एग्जॉस्टिव इवेंट ये हो गई, तो दूसरी क्या होगी भाई इसके काउंटर पार्ट? सी इज गेटिंग 1 और 2। तो E1 E2 आपकी क्या बन जाएंगी? क्वेश्चन नंबर 4 में आप E1 दे देंगे, सी गेट्स 1 और 2 ऑन डाई। E2 क्या दे देंगे आप? सी गेट्स 3, 4, 5 और 6। ए क्या है? सी गेट्स 1 हेड। हो गया भाई। E1 लिखना है आपको, बड़े प्यार से लिख सकते हो। E2 लिखना है आपको, बड़े आराम से दे दोगे अभी। A/E1 अगर मीनिंग समझोगे तो ये भी दे दोगे, A/E2 ये भी लिख दोगे। E1 1 एंड 2 दो फेवर में टोटल 6, 4 फेवर में टोटल 6। अगर चाहे तो डिनोमीटर नहीं चेंज होगा, 1/3 इसको 2/3। A/E1 getting 1 head when she is having 1 and 2। जब 1 और 2 है तो करती क्या है, वो सिक्के को कितनी बार? 3 बार टॉस करती है। तो सैम्पल स्पेस बनाना पड़ेगा पहले। HHH, HHT, HTH, THH, फिर हो सकता था HTT, अब THT, फिर TTH। ये तो आता होगा, छोटी सी बात है। पहले 1 हेड, वो 3 हेड, फिर 2 हेड की कहानी बनाई, फिर 1 हेड, फिर बिल्कुल नहीं। अब इसमें हमें 1 हेड चाहिए, 1 हेड चाहिए, तो ये 1, 2, 3 टोटल 8 हैं, तो ये हो गया 3/8। A/E2 सी इज गेटिंग 1 हेड व्हेन सी इज हैविंग 3, 4, 5, 6 ऑन डाई। इस समय क्या करती? एक ही बार, तो एक बार टॉस करेगी, तो सैम्पल स्पेस HT होगा, तो हेड आने के चांसेस 1/2। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी भाई क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ए तो हेड तो आ गया, कब? सी इज हैविंग 3, 4, 5, 6, मतलब E2 लिखा है मैंने। फार्मूला दे दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू, ओहो E1 आएगा, यहाँ होगा A/E2। सिंपल सी कैलकुलेशन है, करने का बिल भी नहीं होता है, बट ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ना भी, फिर आप अपने आंसर्स कैसे चेक करोगे, ठीक नहीं लगता है। तो कैलकुलेशन बना देते हैं इसकी। ये आ जाएगा 2/3 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई, यहाँ होगा 1/3 इंटू 3/8 प्लस 2/3 इंटू 1/2। ये आ गया 2/6 अपॉन में, ये कितना हो जाएगा?
3 से 3 तो काट देते हैं, लेकिन कोई फायदा, चलो कट गया तो कट गया, ये भी काट दिया। ये आ जाएगा 1/8 प्लस थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ जाएगा 1/3। ये हो गया 2/6, एलसीएम 24 ही होगा ना, तो ये कितना आएगा अब 11/24, 3 8 11 24। ये हो जाएगा 2 × 24, 6 × 11, 6 से ये 4, ये आ जाएगा 8/11। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है इसकी 8/11, करेक्ट। तो मेन आप देख रहे होंगे ये डिसाइड करना है, उसके बाद नंबर 2 पर ये इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ देनी है। अगर ये ठीक है तो प्रॉब्लम ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। अगली वीडियो में हम आपका बेस थ्योरम ही कॉन्टिन्यूअस रखेंगे। इस पर क्वेश्चन कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो हम करेंगे ही करेंगे बोर्ड पर। इतने क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक तो बच्चे को क्लियरिटी नहीं आती है। अगर आप 10-12 क्वेश्चन हमारे साथ कर लेते हैं तो फिर आप अपने मॉडल टेस्ट पेपर वगैरह देखेंगे। हम भी लास्ट में, अभी तो एग्ज़ाम के बहुत दिन हैं, आपको टेस्ट पेपर डाल देंगे अपनी वेबसाइट पर। हम टेस्ट पेपर भेज देंगे आपको, जिस पर आप आराम से उन टेस्ट पेपर्स को कर लीजिए। जो नया पैटर्न है इस बार, उसी पैटर्न पर टेस्ट पेपर देंगे आपको, पूरे 80 मार्क्स के फुल सिलेबस, उनको करने की कोशिश करेंगे। आंसर्स भी दे देंगे साथ में, आंसर्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, बस बोर्ड की तैयारी ठीक है। अभी भी आपके पास इतना समय है कि 1 मार्क्स पर डे भी काम करेंगे तो फुल स्कोर कर सकते हैं। मेहनत करो बस। हाँ, ये लास्ट प्रॉब्लम पर है। ए कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज़ लॉस्ट। 52 कार्ड में से एक कार्ड गिर गया है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। बाकी में से एक कार्ड निकाला है, 2 कार्ड निकाले हैं सॉरी, एंड आर फाउंड टू बी क्लब्स। दोनों ही क्लब मिले हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड इज़ ऑल्सो क्लब। आपको प्रोबेबिलिटी निकाल के देनी है कि खोया हुआ कार्ड भी, लॉस्ट कार्ड भी क्लब है। तो फाउंड टू बी वर्ड आ रहा है, बेस थ्योरम है, लॉस्ट कार्ड इज़ क्लब। एक आपको मिल गया है अपना एग्जॉस्टिव इवेंट्स। E1 क्या देंगे, लॉस्ट कार्ड इज़ क्लब। E2 आप क्या दे सकते हैं, लॉस्ट कार्ड इज़ नॉन क्लब। ठीक है, क्लब खोएगा या नॉन क्लब खोएगा। ए क्या है, गेटिंग 2 क्लब्स, गेटिंग 2 क्लब्स, 2 क्लब आने। P1 अगर क्लब खोया है तो टोटल 13, 52 भाई 13 में से कोई एक गिरा है और 52 टोटल होते हैं। P2 नॉन क्लब अगर कोई गिरा है तो क्या होगा, 39/52। सॉल्व कर सकते हैं, डिनोमीटर नहीं चेंज हो रहा है, 3/4। अब आ जाइए A/E1 पर। A/E1 का क्या मीनिंग है, गेटिंग 2 क्लब्स वेन एवर लॉस्ट इज क्लब। मतलब 2 क्लब पाना जब खोया हुआ भी क्लब है। अपने पास 12 क्लब हैं, 39 नॉन क्लब हैं, और इसमें से 2 क्लब आपको लेने हैं, तो क्या रहेगा भाई। इसके लिए प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होगी, 12C2 डिवाइडेड बाई 51C2। नेक्स्ट केस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, गेटिंग 2 क्लब वेन एवर लॉस्ट इज नॉन क्लब। सिचुएशन ये है, 13 के 13 क्लब हैं बट 38 नॉन क्लब हैं, लाने आपको 2 क्लब हैं भाई। तो फेवर में क्या होगा, 13C2 डिवाइडेड बाई 51C2। एक तो कम है ना, 51 ही है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है इसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, लॉस्ट इज क्लब। फार्मूला नहीं डालते हैं, आंसर देते हैं, 1/4 इंटू 12C2 अपॉन 51C2 डिवाइडेड बाई 3/4। हो पहले 1/4 ही लिखना है, इंटू 12C2 अपॉन 51C2 प्लस 3/4 13C2 सॉरी अपॉन में 51C2। सॉल्व करो भाई। पहले तो ऐसा है, ये 4 तो ख़त्म ही कर देते हैं। ये आ जाएगा 12 × 11 अपॉन में 51 × 52, 2 तो नीचे वाला कट ही जाएगा। ये 12 × 11 और ये होगा 13 × 12 और अपॉन में 51 × 50, ये भी कैंसिल हो जाएगा। E1 आपका 12 भी कट जाएगा, ये 12 12 एंड 12 ये काट सकते हैं आप।
ना, सही कर रहे हैं हम। 12 इंटू 11 51, ये 12 इंटू 11 13 इंटू 12, ठीक है। तो अपने पास 51 वाला कट गया। अच्छा, यहाँ का 3 लिखना भूल गए थे हम, ये 3, तो अब ये आ जाएगा 11 अपॉन में 39, और ये कितना हो गया 39 एंड 11 50, आंसर आ गया आपका 11 अपॉन 50। ओके, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, इतना आप ट्राई कीजिए। अगली वीडियोस में हम बेस थ्योरम को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू बेटा, इतना काम बहुत है आज। चलिए।